Good afternoon, नमस्ते आरुष। everyone. Good afternoon to everyone joining us. Today we have Mr. Abhishek Mishra sir with us. I'll be hosting the session. I'll be your host for today. Abhishek Mishra sir is a PhD at Hamburg. He's the ex-faculty at NUJS, and he's a visiting faculty at Symbiosis UPS. He has written 2 books, and he's basically a knowledge-seeking person and the best one I have met. So today we are here to discuss the topic भारत का संविधान और मुगल. करेक्ट। सर, पहले तो आप इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, भारत का संविधान और मुगल. आई लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू यू. ठीक है, थैंक यू फॉर दिस जेनरस इंट्रोडक्शन। और काफी जगह पे पढ़ा है मैंने, तो नॉलेज इज समथिंग दैट आई लव टू डिस्कस। ठीक है, तो देखो, मैं पिछले कई दिनों से इस विषय पे बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है कि लोग इस पे कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो मैं भारत का संविधान और मुगल ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया में जब हम कई पार्टीज को सुनते हैं जो कहती हैं कि हम तो सेक्युलर पार्टी हैं और XYZ पार्टी सेक्युलर पार्टी नहीं है। और मैं पहले बता दूं कि किसी पार्टी से मेरा कोई वो लगाव नहीं है या मैं किसी का मेंबर नहीं हूं। मैं एक प्रोफेसर हूं। मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है वो एक अलग मैटर है, मगर मैं किसी का मेंबर या वो नहीं हूं। तो भारत का संविधान क्या है? अच्छा, और मुगल्स का क्या रोल है इसमें? राजे महाराजाओं का क्या रोल है? मुगल्स के पहले भी बहुत से राजा थे, उनका क्या रोल है? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है ना? जैसे अब हमारे यहाँ पे ये बहुत जो लॉ के बच्चे हैं वो जब जाते हैं यूनिवर्सिटियों में और लॉ की पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनको लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाया जाता है, विच इज राइट, वही पढ़ाया भी जाना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में वो क्या पढ़ते हैं? वो ये पढ़ते हैं कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ये MP MLA का पावर है, क्वालिफिकेशन है, ये जुडिशरी का पावर है, क्वालिफिकेशन है, ये फेडरल रिलेशनशिप की परिकल्पना है या उसकी संरचना है, और ये है कि संविधान कैसे अमेंडमेंट होगा, ये इसी के बारे में वो पढ़ते हैं। इन्हीं विषयों को कोर्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया वो पढ़ते हैं। पर प्रश्न इससे ज्यादा जटिल तब हो जाता है जब हम ये पूछें कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान की शुरुआत कब होती है। ठीक है ना? संविधान को बनाना क्या एक किसी पार्लियामेंट्री एक्ट की तरह ही है या संविधान को एक अलग चीज है? ठीक है, जैसे इस प्रश्न को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें यह पढ़ाया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कस्टम ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो भारत में अगर कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया तो प्रश्न ये उठता है कि 1950 से पहले भारत की स्थिति क्या थी? भारत में संविधान था ही नहीं फिर तो। ठीक है ना? और भारत में जब संविधान नहीं था तो फिर भारत था क्या? भारत की जो राजनैतिक और भारत की जो विधिक समझ थी वो क्या थी? एक प्रश्न तो ये उठता है ना। जैसे जब भी हम कश्मीर की समस्या को पढ़ते हैं तो कश्मीर की समस्या को हमें 1865 की उस ट्रीटी से पढ़ाया जाता है जिसमें अंग्रेजों से जो डोगरे थे उन्होंने ये पार्ट ऑफ वो कश्मीर जो है वो ट्रीटी के थ्रू लिया था, जिसके बाद उनको वहां पे रूल करने का पावर मिला। बट क्या कश्मीर का निर्माण वहां से होता है? तो भारत का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है टू कॉन्स्टिट्यूट, टू क्रिएट। तो भारत का निर्माण कब हुआ? अगर ये संविधान भारत का निर्माण करता है तो फिर संविधान की शुरुआती जो सेंटेंस है, संविधान की जो आप वो पढ़े प्रियम्बल, उसमें कहा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड आवरसेल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। ठीक है ना? इनटू ए। और वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं 1947 में। 1947 में वी द पीपल, बिकॉज कि भाई वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने तो मिलकर बनाया नहीं,
वी द पीपल ऑफ अफ्रीका तो मिलकर बनाया, नहीं बनाया तो इंडिया के लोगों ने। यानी कि जो संविधान की असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे जो लोग थे, उनकी जो लेजिटिमेसी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो लेजिटिमेसी पीपल ऑफ इंडिया से आई। तो यानी कि उस समय तो कोई पार्लियामेंट नहीं था जिससे कि उन्होंने अधिकार लिया, तो यानी कि वो जब उन्होंने भारत के लोगों से अपना अधिकार लिया या ये वैलिडिटी ली, तो प्रश्न ये कि ये भारत के लोग कब बने? कौन थे वो लोग 1947 से पहले जो भारतीय थे? क्या अंग्रेजों ने जो विक्ट्रीज हासिल की, उस विक्ट्रीज से भारत के लोगों का निर्माण हुआ? क्योंकि कई लोग आपको मिलेंगे कहते हैं इंडिया को यूनाइट करने वाले ब्रिटिश हैं, तो उनका ये मतलब है क्योंकि 18 की ब्रिटिश ने अगर लड़ाइयां न लड़ी होती ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट एंटिटी थी, लड़ाइयां उसने लड़ी, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी ही नहीं। आप मजे की बात है, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के कोरेस्पॉन्डेंस को पढ़े, जो 1600 में इनको ये चार्टर मिला था, और चूंकि ये एक कंपनी थी, मगर उस समय इनको हर 10 साल में अपने को रिन्यू करवाना पड़ता था, तो परमिशन लेना पड़ता था इनको, जो वहां पे यूके में जो इनके डायरेक्टर्स थे और जो किंग थे, कि भाई क्या क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है आपकी। तो जब ये प्राइवेट कंपनी इंडिया में लड़ करके टेरिटोरियल विकास कर रही थी, यानी कि वो अपने नाम पे टेरिटरी खरीद रही थी, वो सॉवरिन से लड़ते थे बीइंग अ प्राइवेट एंटिटी। तो भारत में जो ये जो ब्रिटिश एम्पायर की खड़ा हुआ, जिसको आप ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं, ब्रिटिश एम्पायर के 3 पार्ट थे, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट एंड सर्टेन टेरिटरीज विच वर नॉट स्टेट बट लेसर देन स्टेट, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप शेड्यूल 1 देखेंगे तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की टेरिटरी कहा गई, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, वो आपको 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी शेड्यूल में वही चीज थी कि कैटेगरीज था, कोई जमींदार थे, कोई पूर्ण प्रिंसली स्टेट थे, कोई उससे कम थे, और ब्रिटिश इंडिया जो चंक टेरिटरी जो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंट्रोल होता था। तो प्रश्न ये है कि ये लड़ाइयां 1857 तक लड़ी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट एंटिटी, और इसको जो रानी होती थी या जो वहां के रूलर्स होते थे वो डांटते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम ये लड़ाइयां मत लड़ो, क्योंकि इससे हमारा नुकसान होगा, तुम वहां बिजनेस करने गए हो, लड़ाइयां लड़ने नहीं गए। लेकिन ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया के जो वो थे डायरेक्टर्स, उनके मुंह में खून लग चुका था, क्योंकि वो एक के बाद एक कंसोलिडेशन टेरिटरी की कर रहे थे, मगर वो लड़ते किसके नाम पे थे ये उनको पता नहीं। आज आपकी जो जो इंडियन आर्मी है वो ब्रिटिश मिलिशिया थी एक समय, ये कॉलोनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसको समझना पड़ेगा कि कोई राजा ने नहीं लड़ाई लड़ी थी, कि जो आप कहते हैं कि ब्रिटिश को तो अंग्रेजों ने आकर के या अंग्रेज हुक्मरानों ने आकर के इसको कंसोलिडेट किया ना। वो जो जो कंपनी थी, वो कंपनी ये लड़ती चली गई, और वो कंपनी सॉवरेन अधिकार नहीं देती थी। वो कभी आप देखिए जो डायरकी का सिस्टम आया या डुअल गवर्नेंस का सिस्टम, वो कहती थी कि हमें तो सिर्फ रेवेन्यू का पावर दे दो भैया, बाकी तुम सारे पावर रखो। भाई सॉवरेन पावर का मतलब क्या होता है? एक स्टेट का सॉवरेन पावर का क्या मतलब है? सॉवरेन पावर का मतलब है कि जो काम स्टेट करेगा वो काम और कोई नहीं कर सकता उस स्टेट की टेरिटरी के अंदर में। लॉ बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट करेगा, या वो बॉडी करेगी जिसको स्टेट कहेगा। अगर और कोई बॉडी को स्टेट ने डेलीगेट नहीं किया है तो लॉ स्टेट नहीं बना सकते, सॉवरेन फंक्शन है। जिस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो जुडिशरी करेगा, सॉवरेन फंक्शन है। अगर उसको आपने किसी लॉ के द्वारा किसी प्राइवेट पार्टी को आपने अधिकार दे दिया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, वो कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर, जो आपका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1986 है। इसमें तो यही किया ना इन्होंने कि प्राइवेट पार्टी को दे दिया कि भाई कमर्शियल ट्रांजैक्शन तक, इंटरनेशनल कमर्शियल अगर आर्बिट्रेशन है तो आप प्राइवेट वो करवा लीजिए, क्या नाम है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। लेकिन अगर वो प्राइवेट नहीं है तो फिर वो तो आपको जुडिशरी के पास आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न मेरे ये कहने का था कि वो जो सॉवरेन फंक्शन था, ये कंपनी कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं परफॉर्म करती थी, ना वो सॉवरेन एंटिटी थी, ना वो उनको वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे लड़ रहे थे। तो पहली बात कि ये कहना कि उन्होंने कंसोलिडेट किया वो एकदम गलत है। जब वो लड़ रहे थे तब भी उनके दिमाग में कंसोलिडेशन नहीं था कि हमको कोई भारत बनाना है। वो लड़ते रहे और 1857 में ब्रिटेन, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज थी लोकल रूलर्स के अगेंस्ट में, वो इतनी ऑब्नॉक्शियस हो गई कि सारे रूलर्स ने डिसाइड किया कि इनको भगाओ।
उसमें ट्रिगर पॉइंट रिलीजन, देखो एक धर्म का जो भारत के इतिहास में रोल है ये लोग समझ नहीं पाते। 1857 की जो क्रांति थी उसका एक मेजर रीजन था, बहुत से और रीजन भी थे, मेजर रीजन था कि जो हिंदू और मुसलमान लोगों से कहा गया कि तुम एनफील्ड का जो बुलेट था उसको तुम काटो, और उसमें यह था कि गाय के सुअर की चर्बी लगती थी उसमें, दोनों इसको मना कर दिए। तो 1857 में जो म्यूटिनी हुई, क्योंकि कई लोग म्यूटिनी और उसको फ्रीडम फाइट को मिक्स कर जाते हैं, म्यूटिनी और फ्रीडम फाइट दोनों हुआ, ये सच है। म्यूटिनी भी हुई क्योंकि जो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो सोल्जर क्या मर्सिनरी थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं काटेंगे, और जब उन पे प्रेशर दिया गया तो उन्होंने म्यूटिनी कर दी, और इस म्यूटिनी को फायदा उठा के जो बाकी राजा थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कराने की लड़ाई शुरू कर दी। अब क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिटेन कर रहे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, उनको पता भी नहीं था कि हमको कोई टेरिटरी का कंसोलिडेशन करना है। वो एक मतलब जिसे कहते हैं ना बाय लक, बाय जिसे कहते थे कि फेट अकम्पली, वो लड़ते गए, किस राजा से लड़ाई हो गई, क्यों हो गई, फेट अकम्पली था, वो लड़े, वो प्राइवेट कैपेसिटी में लड़े। सबसे बड़ी बात, दो सॉवरिन के बीच तो लड़ाई कभी हुई नहीं, एज फार एज इंग्लैंड वाज कंसर्न एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर कंसर्न, वो प्राइवेट कैपेसिटी में लड़े। तो ये कहना कि ब्रिटिश ने कंसोलिडेट किया, पहले तो यही गलत है, ठीक है, क्योंकि उनको ब्रिटिश जो क्वीन और किंग थे मना करते थे कि मत लड़िए। अब क्वेश्चन ये हुआ कि 1857 पे ये लड़ाइयां रुक गई, और ब्रिटेन की महारानी ने 1857 में प्रोक्लेमेशन दिया। उस प्रोक्लेमेशन में उन्होंने ये कहा कि हम भारत के जो राजा रजवाड़े हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉपर्टी या जो लैंड मास था उसको हम टेक ओवर कह रहे हैं, जिसको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की भाषा में अगर हम कहें तो अप्रोप्रिएट कर ली प्रॉपर्टी पूरी एक प्राइवेट कंपनी। अब ये बात अलग है कि जो प्राइवेट कंपनी थी वो देश के भूभाग को ही अपना कंपनी बना चुकी थी, ठीक है ना, अपनी प्रॉपर्टी बना चुकी थी। तो ये कहना कि ब्रिटिश ने इन कंसोलिडेट किया, ये गलत है। अच्छा, अब अगर ये आप कहते हैं कि ब्रिटिश ने कंसोलिडेट किया, तो 1600 में जो चार्टर लेकर के आए, जिस चार्टर में ये लिखा था कि आपको इंडिया में बिजनेस करने की अथॉरिटी देते हैं, तो अगर आपने कंसोलिडेट किया तो उसके पहले ये जो आपको चार्टर मिला 1600 का, वो किसने दिया आपको, और वो कहां पे आपको बिजनेस करने का अधिकार दिया? भारत के लिए दिए थे, क्योंकि भारत के अलावा कहीं भी ये लाइसेंस इनका वैलिड नहीं होता। आप देखें, कोलंबस भी भारत को ढूंढने निकला था, अमेरिका पहुंच गया, वहां के लोगों को रेड इंडियंस कह दिया, आज तक वो बेचारे इंडियंस कहलाते हैं, रेड इंडियंस कहलाते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वहां पहुंचा था। प्रश्न क्या है, जब भारत ऑलरेडी था, आपको 1600 में चार्टर मिला कि आपको भारत में जाके बिजनेस करना है, भारत के लैंडमार्क में, क्योंकि तब तक डच और जो दूसरे जैसे ये नीदरलैंड और दूसरे जो यूरोपियन पावर थे वो अलग अलग एशिया के क्षेत्रों में बिजनेस कर रहे थे। तो ये भी कहना नहीं होगा कि भाई उनको पता ही नहीं था कि इंडिया क्या है, उनको स्पेसिफिकली पता था कि इंडिया क्या है। जब आपको इंडिया में बिजनेस करने का परमिशन मिला, स्पेशल परमिशन मिला, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने इंडिया को बनाया? और अगर जो आप ये कह रहे कि हमने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन किया, यानी ब्रिटिश इंडिया को ये कहने वाले कि ब्रिटिश इंडिया ही इंडिया है, क्योंकि उन्होंने तो ब्रिटिश इंडिया को कंसोलिडेट किया 1857 में। उसका प्रोक्लेमेशन पढ़े तो रानी ने कहा हम प्रिंसली स्टेट्स की सॉवरिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो आज से हमारे सुजैन हो गए, वसाल क्रिएट हो गया, एम्पायर सिस्टम क्रिएट हो गया। ये एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश इंडियन जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है उनकी जो सोवरेनिटी है, ऑटोनॉमी है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो लोकल रूलर्स हैं। तो आपने अचानक से लड़ाई शुरू की और अचानक से बंद कर दिया, तो यानी कि भारत अचानक से बनना शुरू हुआ और अचानक से 1857 में बंद हो गया। तो ब्रिटिश इंडिया जो बन गया उसको आप कह रहे हो, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि 1947 का जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट है, आप उसका आर्टिकल 1 पढ़ें या सेक्शन 1 पढ़ें, तो उसमें वो ये कहता है कि भाई ब्रिटिश इंडिया का मतलब है, इंडिया का मतलब है ब्रिटिश इंडिया, और बाकी जो प्रिंसली स्टेट हैं इनके पास दो ऑप्शन आता है, डोमिनियन ऑफ इंडिया चूज करने का और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान चूज करने का। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया को तोड़ करके डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनेगा, यानी ब्रिटिश इंडिया को तोड़ोगे तो ब्रिटिश इंडिया का मतलब जो ब्रिटिश इंडिया का जो पंजाब वाला पार्ट था उसका ईस्ट वाला पंजाब जो है वो पाकिस्तान बनेगा, वेस्ट वाला इंडिया बनेगा। उसी तरीके से जो वेस्ट वाला बंगाल है, ईस्ट वाला बंगाल है वो ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, और वेस्ट वाला बंगाल है वो इंडिया बनेगा। और बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे वो बन जाएंगे इंडिपेंडेंट। ये लोगों का आर्गुमेंट है, हालांकि उसमें कहीं नहीं लिखा,
उसमें ये लिखा है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके पास ये ऑप्शन है कि वो ईदर ऑफ द डोमिनियन को चूज करें। सेक्शन 5 और 7 आप पढ़े, सेक्शन 5 मेरे ख्याल से। तो अब ये बताइए कि अगर 1857 में रानी ने ये 1857 का प्रोक्लेमेशन ला करके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया होता, अप्रोप्रिएट नहीं किया होता, तो ये तो और लड़ते रहते, तो इंडिया तब तक बनता रहता। यानी इंडिया का पॉलिटिकल फॉर्मेशन अगर ब्रिटेन ने किया तो इसको कहने का मतलब ये है कि ये युद्ध जो ब्रिटिश इंडिया की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जो लड़ रही थी, तो इंडिया के टेरिटरी का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वैसे वैसे बना था जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाइयां लड़ रही थी, क्योंकि जब वो आई इंडिया में तो उस समय मुगल पावर में थे, ठीक है, कुछ एरिया में मुगल थे, कुछ एरिया में मराठा थे, ठीक है ना। जैसे आप वो पैसेज केस पढ़ लें, पुर्तगाल का जो है राइट टू पैसेज केस, आईसीजे में एक जजमेंट गया था जिसमें कि पुर्तगाल जो कह रहा था कि जो गोवा के पास की टेरिटरी है वो पुर्तगाल है, वो कहते थे गोवा में जो जो इंडिया का गोवा है वो बेसिकली पुर्तगाल है। तो एक एक पुर्तगाल आपका यूरोप में है, एक पुर्तगाल एशिया में, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। जबकि जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन थी, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी कि गोवा जो है ये पार्ट है इंडिया का, और आपको शायद नहीं पता होगा सेक्शन आर्टिकल 55A ऑफ यूएन चार्टर, उसके अंडर में क्या है कि यदि कोई ऐसा देश है जिसके पास नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, उसको रिपोर्ट भेजना पड़ता था उस नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी के लिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और 1960 तक गोवा को इंडिया का गोवा लिखा गया। आप जनरल असेंबली की रिजोल्यूशन देखें, और ये कहा जाता था कि ये नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है जिसकी की कंट्रोल उसके पास है, पुर्तगाल के पास है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो आर्गुमेंट देते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, वो क्या टेरिटोरियल एक्विजिशन करना, ये वो लड़ाइयां लड़के वो किसी एक राजा को हरा दिए और उससे उन्होंने पावर शेयरिंग की, पूरा पावर भी नहीं लिया। आपको पता है वो क्या करते थे, वो जो फिनेंशियल पावर होता था वो ले लेते थे, राइट टू कलेक्ट टैक्स एंड ऑल दैट। और जो क्रिमिनल, जिसको दीवानी कहते थे, वो दीवानी खुद रखते थे, और फौजदारी कहते थे कि राजा तुम देखो कि तुम क्रिमिनल व्यवस्था देखो, तुम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, हम टैक्स वसूलेंगे। तो ये कहना कि जो वो लड़ रहे थे, जिस भारत भूमि पे जिस राजाओं से लड़ रहे थे, वो कौन थे? वो अपने आप को भारत नहीं कहते थे। अच्छा, अब भारतीय होने का ये जो मतलब है, ये एक उस सेंस में लेते हैं, जैसे आज बंगला, आज आप देख लो ममता बनर्जी हैं, वो तो यूनियन गवर्नमेंट से हमेशा लड़ती रहती हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने एक बार वहां पे सीबीआई के किसी बंगाल में 1-2 साल पहले ऑफिसर्स को भेजा, तो लोकल पुलिस ने सीबीआई के ऑफिसर को पकड़ लिया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि वो बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, वो बंगाल तो है पर वो भारत का हिस्सा नहीं है। क्या ममता बनर्जी कहेंगी कि हम भारत नहीं है? अच्छा, आप चाणक्य की किताब पढ़े अर्थशास्त्र में, तो वो ये कहता है, अर्थशास्त्र के बारे में एटलीस्ट ये तो कंफर्म है कि वो 1,500-2,000, मतलब कि क्राइस्ट के पहले लिखी गई है, 2,500-3,000 साल के करीब करीब वो किताब है, ठीक है ना। मॉडर्न एम्पायर के समय की किताब है वो, और मॉडर्न एम्पायर को 2,500-3,000 साल हो गए। उस समय तो ना ब्रिटेन थे ना तो मुगल थे। उस समय वो लिख रहा है कि एक राजा का धर्म है कि उसको एंशिएंट पॉलिटिकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ना चाहिए, जो भारत का राजा है। अच्छा, अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया भारत के ऊपर, तो ये जो थे ये चाणक्य, ये कहाँ गए? ये मगध आए, इस्लामाबाद से मगध आए, क्योंकि आज का प्रेजेंट डे जो तुम्हारा ये यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, ये रावलपिंडी के पास है, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक ट्विंस शहर है पाकिस्तान में। तो वो जो रावलपिंडी से उठ करके पटना जा रहा है, क्यों? क्योंकि उस समय मगध का एम्पायर सबसे बड़ा था। वो क्या कह रहा है कि भारत की जो जो ये है चार दीवारी, इसकी प्रोटेक्शन करो, तुम राजाओं को लो साथ में और आओ। तो आपके कहने का ये मतलब है कि वो जो उस समय कन्फेडरेशन की अगर व्यवस्था थी, राजा अलग अलग तरीके से रूल करते थे, तो वो कन्फेडरेशन हम नहीं मानेंगे या फेडरेशन हम नहीं मानेंगे। पॉलिटिकल व्यवस्था तो कन्फेडरेशन हो सकती है, फेडरेशन हो सकती है, यूनिटरी हो सकती है, कई तरीके की हो सकती है। बट ये कहना, जैसे जैसे कश्मीर है या भारत में, आप आर्टिकल 3 और 4 को पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 और 4 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? टेरिटरी से रिलेटेड है आर्टिकल 3 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो पार्लियामेंट को ये सुप्रीम पावर देता है कि वो अगर चाहे तो किसी भी स्टेट की टेरिटरी को मर्ज कर दे, दो स्टेट को मिला के एक बना दे, एक को तोड़ के दो बना दे,
और मतलब जो बाहर से कोई स्टेट लेकर के उसको क्रिएट कर दे, इतनी पावर देता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आर्टिकल और शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट्स के नाम लिखे हैं और यूटी के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जैसे आप पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो आपको बताना पड़ता है इतने 398 आर्टिकल प्लस 12 जो 12 शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी कॉमा आपको चेंज करना आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होता है। उसका एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अनुच्छेद के अंदर में ये लिखा गया है कि उसको अमेंड करने के लिए आपको आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट्री लॉज के थ्रू हो जाएगा, तो आपको फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 3 और 4 उनमें से एक है, यानी कि आप यदि एक स्टेट को तोड़ दें, आज कल को वो चाहे पार्लियामेंट वाले और यूपी को तोड़ के 2 भाग में बनाना चाहें, वो यूं कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये पूछा जाए कि भाई लोकल लेजिस्लेशन का क्या पावर है? लोकल लेजिस्लेचर का कुछ पावर ही नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर मीन जीरो। वो एक खाली ड्यूटी दी गई है कि पार्लियामेंट अगर कुछ ऐसा बनाता है जो कि उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके बाद जब पार्लियामेंट फाइनलाइज कर देता है कि स्टेट को तोड़ना है, तो उनको खाली एक उनको वो भेज देना है नोटिस या डिस्कशन की भाई ये देखो हमने रिजॉल्व किया, रिजोल्यूशन लाए हैं, आप देख लो इनको। अगर मान लो वो क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या वो स्टेट लेजिस्लेचर ये पार्लियामेंट द्वारा लाए गए रिजोल्यूशन या बिल को वो विरोध कर सकते हैं? आंसर है वो पार्लियामेंट द्वारा आर्टिकल 3 के अंदर या 4 के अंदर लाए गए बिल का वो कुछ नहीं कर सकते। खाली डिस्कस करके वो कह भी दें कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट का इतना बड़ा पावर है कि वो यूं तोड़ देंगे। स्टेट लेजिस्लेचर की कोई वैल्यू नहीं है आपकी। तो अब ये जो यही व्यवस्था है ना पॉलिटिकल सिस्टम, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन आप कह रहे हैं ना। तो आप ये जो कहते हैं लोग कि भारत का निर्माण यानी भारत का पॉलिटिकल निर्माण, जो हमारे हिस्टोरियंस ने बताया कि भारत का पॉलिटिकल निर्माण अंग्रेजों ने किया। तो भाई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी, वो पॉलिटिकल सिस्टम ही उनको नहीं पता था क्या चाहते थे। वो तो वहां बिजनेस करने आए थे, उनको तो आप जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के रिपोर्ट्स पढ़े, उनको डांट पड़ती थी कि भाई तुम लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? जब सॉवरिन ही नहीं चाहता कि तुम सॉवरिन एक्टिविटी करो, तो वो सॉवरिन फंक्शन कैसे हुआ? ठीक। तो भारत का निर्माण अंग्रेजों ने कतई नहीं किया। वो लड़ करके वो कुछ पावर ग्रैब कर रहे थे, वो एक अलग चीज है। वो पॉलिटिकल कुछ जैसे एनजीओज हैं आज की डेट में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी गवर्नमेंट, उनको क्यों कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बट इट डजंट मीन कि देयर इज नो गवर्नमेंट। अगर एनजीओ एग्जिस्ट करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है वो भी। तो पॉलिटिकल सिस्टम के कई प्रारूप हो सकते थे। अच्छा, उसकी कई प्रारूप हो सकते थे। और एंशियंट पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे यहाँ था, जो कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, महाजनपदों की व्यवस्था, वो सब अपने आप को भारतीय मानते थे, वो अपने अपने टेरिटरी में राज करते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपना अपना सिस्टम चलाते थे, अपनी अपनी सॉवरिटी चलाते थे, अपना अपना राज, एक दूसरे के अंदर में वो कभी अपने आप को टेरिटरी का विस्तार करते थे और घटाते थे। टेरिटरी का विस्तार और घटाव तो आज भी होता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आर्टिकल 3-4 में आप तोड़ करके, जैसे जम्मू एंड कश्मीर रिसेंट एग्जांपल है, तोड़ करके यूटी बना दिया स्टेट पार्लियामेंट में। तो अगर ये पावर पार्लियामेंट को दी जा सकती है, उस समय पावर लोकल राजा के पास थी कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ कहा, चलो चलो सब एक हो जाओ, तो पॉलिटिकल परिदृश्य चेंज हो गया। लेकिन वो सब थे भारतीय। इस उस जो ये उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्याख्या है, वो ये कहना कि 1950 के पहले कोई व्याख्या नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? यही पॉलिटिकल रिश्तों की जो नियमावली है, इसको संविधान कहते हैं। पॉलिटिकल रिश्तों की नियमावली को संविधान कहते हैं कि पॉलिटिकल रिश्ता क्या है, ठीक है ना। जैसे एक जो नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कई तरीके का है। नेशनलिटी यानी पॉलिटिकल अगर कंसेप्ट में कहें तो ये कई तरीके की है। यूरोपियन नेशनलिटी है जो एथनिक है, कि जर्मनी में पैदा हुआ और जर्मन भाषा बोलने वाला आदमी जर्मन है। एक इस्लामिक है, कोई भी आदमी जो ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बन गया भाई। अब उसका और वो जब वो कहता है कि हम पहले मुसलमान हैं, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कुरान को बना रहा है। क्योंकि जैसे आप इंडिया, आप भारतीय क्यों हैं? क्योंकि भारत में, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अगर आपके इस टेरिटरी का नाम ही ना होता, तो आप क्या कहलाते हैं अपने आप को? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कोई ऑर्गेनिक नेम नहीं है, ये कंस्ट्रक्टेड नेम है। अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट का नाम है। आपने कह दिया उसमें जो जो स्टेट बने वो यूनाइटेड स्टेट। ये दो तरह के राज्य या स्टेट जिनको हम आज की डेट में कहते हैं, वो विकसित हुए। एक है ऑर्गेनिक, दूसरे हैं जो हैं आप उनको कह लें इनऑर्गेनिक।
इनऑर्गेनिक में सेटलमेंट बेस्ड, जैसे इसराइल है वो सेटलमेंट टाइप की कंट्री है, लोग यूरोप के उठे जाके इसराइल में फंस गए। दूसरा है अमेरिकन, जो कि अपना यूरोपियन गए अमेरिका में जाके और उन्होंने वहां के लोकल लोगों को मारा पीटा और अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। और बेटल जैसे लोगों ने आकर के टेरा नलिस की वो दी कि अगर कोई ऐसी टेरिटरी जहां पे कोई सॉवरेनिटी नहीं है, देन इट इज ओपन फॉर द आउटसाइडर्स टू कॉन्कर इट। तो ये यूरोपियन थ्योरीज को ही अपना लेना और ये कह देना कि हमारे यहाँ चूंकि राजा रजवाड़े थे वो अपने आप को बिल्कुल, भाई मैं तो कह रहा हूं आपसे ना, नरेंद्र मोदी को जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो गुजरात में आने, अरे बिहार में आने नहीं देते थे, कहीं और नहीं जाने देते थे। यूपी में तो उनका जो इलेक्शन का वो जो कैंपेन था वही रोक दिया गया था, मुझे याद है 2014 में। तो ये कह देना कि ये भारतीय नहीं है, नहीं। भारत की परिकल्पना जो है, जो मैंने कहा ना, भारत का पॉलिटिकल जो नियमावली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1950 एक रिफॉर्म्ड वर्जन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उतना ही कस्टमरी और कन्वेंशनल है जितना यूनाइटेड किंगडम का है। जब आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कस्टमरी और कन्वेंशनल है, इसका कहने का मतलब है कि इसकी जो पॉलिटिकल ग्रोथ हुई है, इस जो कल्चरल ग्रोथ हुई है और जो इसकी इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ हुई है, ये और जो इसकी लीगल जो लॉ सूत्र हैं, जो नियम हैं, इनकी जो ग्रोथ हुई है, वो सदियों से चला आ रहा है। जब आप एक, अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हिंदू लॉ करके पढ़ाते हैं, हिंदू लॉ इज बेसिकली इंडियन लॉ। इंडियन सक्सेशन एक्ट ये बताता है कि क्रिश्चियंस के लिए क्या सक्सेशन लगेगा, वो उसको इंडियन सक्सेशन एक्ट है, और जो इंडिया के लोकल लोगों का लॉ था उसको वो हिंदू लॉ कहते हैं। और आर्टिकल 25 में ये भी कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब है बुद्ध, जैन और सिख, और हिंदू तो है ही है उसमें। तो आप ये लोगों को कंफ्यूज कर दिए कि जो लोग आपने जो 1900 खासकर 50 के बाद जो थ्योरी आई, उसमें इन्होंने क्या कर दिया कि इसको हिंदू और मुसलमान में तोड़ दिया। क्योंकि जो ये, जैसे ना आप देखें कोई भी मुस्लिम स्कॉलर वो हमेशा अदर अदर पे बात करता है। अभी हामिद अंसारी ने भी कहा द फीलिंग ऑफ अदरनेस, इसके पहले सईद नकवी ने किताब लिखी बीइंग अदर। अरे भाई, जब आप अपने आप को अदर पे ही रिकॉग्नाइज करते हो, आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, हमको हमारा अलग लॉ चाहिए, हमको हमारा अलग सिस्टम चाहिए, हमको हमारी अलग आइडेंटिटी चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आप यूसीसी ले लें, आप अदर से असिमिलेट कर जाएं। असिमिलेशन आप नहीं चाहते हो, जब आपको असिमिलेशन नहीं हो रही है आपके हिसाब से लॉ नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं आई एम बीइंग अदर। अरे भाई, अगर आप अदर नहीं बनना चाहते यूसीसी को एक्सेप्ट कीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। आपको तो सबसे पहले मांगना चाहिए कि आप क्यों हमको हिंदू जो लॉज है रिफॉर्म कर दिया, लेकिन शरिया लॉ को रिफॉर्म नहीं किया, वो अभी भी 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से चल रहा है। तो आपको तो ये डिमांड करना चाहिए ना कि भाई यूसीसी को लाइए, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया है, अब शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नल एंड वॉइड हो गया, तो आप अदर से यूनिफाइड होंगे ना। लेकिन आप कहते नहीं, आपकी तो होल डिमांड ही यही है कि नहीं भाई शरिया हमको चाहिए। जब आप खुद अदर बन के रहना चाहते हो, अदर का मतलब क्या होता है? बीइंग अदर का मतलब क्या है कि आप किसी भी इंडियन चीज को इंडियन मानना ही नहीं चाहते। आप कहते हो इंडियन फूल एक गुस्ता है, हम अपना गुलदस्ता है, हम बाहर से एक आए हुए फ्लावर है, हमारे फ्लावर में हमको रहने दो। और भारत तब तक भारत रहेगा जब तक उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, वो सारी आइडेंटिटी बाहर के लोगों की है। ये कैसी बात होगी? भारत ये गुलदस्ता तभी बन पाया क्योंकि जो लोकल आइडेंटिटी थी वो इतनी असिमिलेटिव थी, वो सबको स्वीकार करती थी। अब वो बेचारे सबको स्वीकार किए, ये उनके गले पड़ गए कि कुछ लोग ऐसे आए, वो कहे कि तुमने स्वीकार कर लिया, अब लो, अब तुम भी चेंज हो, तुम गलत हो, तुम सब चेंज करो हमारे हिसाब से। समस्या क्या है? तो अब भारत की आइडेंटिटी को आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप कहेंगे 1950 से भारत बना। अगर 1950 में भारत बना तो मुझे समझा दीजिए, आर्टिकल 1 में आप कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ इंडिया, तो भारत नाम आपने कब डिसाइड किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो भारत नहीं लिखा है। आप बताएं ना मुझे। जो लोग मुझसे, कई लोग मुझे बोले थे भाई भारत का वेदों से क्या लेना देना है, कॉन्स्टिट्यूशन वेद कैसे हो सकता है? आपने कब डिसाइड किया भारत का नाम होगा, इस लैंड मास का नाम भारत होगा? कैसे पता चला आपको? और इसमें रहने वाले लोग इंडियन या भारतीय होंगे, क्योंकि भारत जो, चूंकि हिंदी हमारी एक राष्ट्रीय भाषा भी है जैसे इंग्लिश है, तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंग्लिश वर्जन है उसको ऑथेंटिक मानते हैं, तो आपको हिंदी वर्जन भी ऑथेंटिक मानना पड़ेगा जिसमें लिखा है हम भारत के लोग। तो कौन थे ये भारत के लोग? अंग्रेजों ने बनाया इनको भारत के लोग? मुगलों ने आके भारत के लोग बनाया इनको? मुगल खुद को भारतीय नहीं मानते, वो तो अब मैं कहता हूं कि मुगल भारतीय नहीं थे, मुगल अपने साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने फिर बताया, कस्टम, कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस एंड लॉज।
वो हर वो चीज जो इंडियन थी उसको उन्होंने डिनाई किया। क्या उन्होंने इंडियन भाषा को स्वीकार किया कि हम उनको अपना मान लें? नहीं किया। इंडियन लॉज को अपना माना? नहीं माना। अगर वो इंडियन लॉज को मानते तो क्या जिजिया लेता? इंडिया में तो इंडियन जो लॉज उसमें जिजिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं। आपने हर एक चीज इंडियन, मैं जर्मनी में आके जर्मनी की सारी चीजें, जर्मनी की भाषा रिजेक्ट कर दूं, इनका लॉ सिस्टम, इनका कस्टम, इनका कन्वेंशन सब रिजेक्ट कर दूं, मैं अपना ले आऊं, बोलूं कि अच्छा मैं जर्मन हूं भाई। अरे ऐसे कैसे भाई? तो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट सर। मतलब यही है, एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहिए। ये बहुत बहुत दिनों से रफ्ता 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 चलता हुआ आया है। ये इंस्टीट्यूशन थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भारत के लोग कह रहे हैं कि हम ये इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, मगर इन भारत के लोगों को भारतीय कौन बनाया? क्योंकि ये तो 1947 में लिख रहे हैं कि हम भारत के लोग, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह रहा है कि हमने भारतीयों के लिए लाया। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडिया कहां था? अंग्रेजों ने जब 1857 पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी रुक गई लड़ने से, वो जो ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी वो जीते थे और जिसको कि अप्रोप्रिएट किया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। क्योंकि वो जो अंग्रेज जीते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे, यानी गूगल की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी एक तरीके से आप समझ लें। क्योंकि अंग्रेज किंग आके नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेज किंग ने 1857 के प्रोक्लेमेशन के थ्रू इनकी जो टेरिटोरियल जो भी राइट्स थे उसका अप्रोप्रिएशन कर लिया, सब अपने पे ले लिया, और उसका जो भी पावर था अपने पास ले लिया, और बाकी जो इंडियन किंग्स थे उनको रिकॉग्नाइज कर दिया। उन्होंने कहा ठीक, हम आपको मानते हैं, आप हमारी सुजानिटी को एक्सेप्ट कीजिए और हम आपके सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी में यहाँ पे जो वर्ड है, आप कई केसेस पढ़ेंगे उस समय के प्रिवी काउंसिल के, तो उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट होते थे, वो कुछ अपना अधिकार मांगते थे बाकी प्रिंसली स्टेट के बराबर। तो उनको कहा जाता था कि आपको, आपके पास ये अधिकार नहीं है, आप प्रिंसली स्टेट उस तरीके से नहीं हो, क्योंकि आप कॉर्पोरेटाइज नहीं हो। कॉर्पोरेटाइज का बनने का मतलब आप एक परपेचुअल एंटिटी नहीं हो। आप समझ रहे हो? व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डज, इट क्रिएट्स अ परपेचुअल एंटिटी। अब वो आप थे नहीं, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रिवी काउंसिल के हिसाब से। तो क्वेश्चन ये बना कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारत का निर्माण कब हुआ, उसमें ये भी एक प्रश्न है। भारत मतलब क्या? भारतीय भी, भारतीयों से भारत बना। तो ये जो भारतीय लोग थे, इनका निर्माण कब हुआ? वह कौन लोग थे जो अपने आप को भारतीय पहले कहलाना शुरू किए? और क्या कोई भी आदमी यदि कल को भारत का राजा बन जाए और वो अपने आप को भारतीय ही न माने, और भारतीय मानने का मतलब क्या होता है भाई? आप भारत की गद्दी पे बैठ जाने से भारतीय नहीं बनेंगे। आपको भारतीय परंपराएं, भारतीय परिभाषा, भारतीय मोरालिटी, भारतीय सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। आपने तो उल्टा जो लोकल लोग थे उनको ही आपने कह दिया कि भाई हम तो आपको ही भारतीय नहीं मानते। आपको आपको जो आपकी लोकल प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस की वजह से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो मेरी समझ के बाहर की बात थी। तो इसी संदर्भ में मैं कहता हूं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 वाला है, ये एक इंस्टीट्यूशन क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं और इंस्टीट्यूशन के बीच के रिश्ते दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है भाई? मैंने आपको बता दिया है बार बार कि एक पार्ट है टेरिटरी, दूसरा पहला पार्ट है सिटीजनशिप, फिर टेरिटरी, सॉरी पहला टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट की यानी कि यूनियन जुडिशरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट, देन स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट जुडिशरी, स्टेट पार्लियामेंट, फिर उसके बाद आएगा फेडरल रिलेशनशिप, फिर उसके बाद बीच में एक दो लोकल गवर्नेंस वाले कुछ इंस्टीट्यूशन आते हैं, फिर पार्ट, फिर वो टेम्पररी प्रोविजंस एंड ऑल दैट। सो आपसे मेरे सिंपल कहने का मतलब है 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में झटके से नहीं बन गया 1950 में। क्योंकि 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन का तो मेजर जो उसका जो इंस्टीट्यूशनल क्रिएशन है वो सारा का सारा तो 1935 से लिया गया है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से वो 70 to 80% कॉपी है वहां से। जो आपको आर्टिकल 246 में लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 है, यानी कि करंट स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो आपको वहां मिलती है, क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। जो आपका कॉन्सेप्ट है फेडरल कोर्ट था, जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वही फेडरल कोर्ट बाद में बन गया सुप्रीम कोर्ट। तो आप, और आप पार्ट 21 में देखें टेम्पररी और ट्रांजिशन पीरियड में कि वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मैकेनिज्म यानी स्टेट का मैकेनिज्म था, उसको जस्टिफाई करने के लिए जो उनको टाइम पीरियड चाहिए था, उन्होंने कहा कि वो पार्ट 21 में डालो, उसको टेम्पररी और ट्रांजिशन कहेंगे हम इसको। तो पॉइंट मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का या 1947 में जो बनना शुरू हुआ वो एक दिन में नहीं बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी एक दिन में नहीं बना। आप जैसे लोग कहते हैं कि
ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में जो प्रिंसली स्टेट्स को पावर दिया गया कि आप जुड़ जाइए, डोमिनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन कीजिए या डोमिनियन ऑफ इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए और इंडिपेंडेंट हो जाइए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पढ़िए। और जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ये 1947 इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट की देन नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की परिकल्पना सबसे पहले की गई थी 1935 में। 1935 से पहले 1919 से ही ये बातें चल रही थी कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता था, यानी कि जो राज्यों की भागीदारी होती थी, उसको बढ़ाने के लिए धीरे धीरे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया गया था, ताकि जो ब्रिटिश इंडिया का जो टेरिटरी है वो तो ब्रिटेन रूल करता था, लेकिन जो नॉर्मल जो दूसरी जो नॉन ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी थी, जो प्रिंसली स्टेट थी, वो चाहते थे कि उनका भी पार्टिसिपेशन हो इसमें। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जैसे जो आज आप जिसको राज्यसभा कहते हैं, इन जैसे इंस्टीट्यूशंस का ग्रोथ हुआ। और भी मैं आपको चीज बताऊं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, ये 1935 में ये डिसाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्ट में कि अब भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, इसको यूनिफाइड सेंट्रल तरीके से नहीं चला सकते हैं। उस फेडरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने प्रिंसली स्टेट से ये कहा कि आप लोग ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स पे आप हमसे वो मिल जाइए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दीजिए, एक फेडरल स्टेट बना लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द, जो कि एक कंसेप्ट है, कुछ पॉलिटिकल कंसेप्ट धीरे 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 ग्रो होता है। मेजॉरिटी ऑफ द किंग देवर सिंपली व्हाट यू कॉल वेरी ऑफ दिस, सिंस दे वर वेरी, तो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। लेकिन 1935 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने कहा था कि हम फेडरलिज्म बनाएंगे। पर क्या क्वेश्चन ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही फेडरलिज्म की परिकल्पना की गई, जबकि सच ये है कि फेडरलिज्म की परिकल्पना भारत में पहले से थी। भारत में फेडरलिज्म की परिकल्पना महाजनपद के 16 महाजनपद जो कहते थे, सारे अपने आप को भारतीय कहते थे। आप वो भारतीय के नाम पे अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी रहा। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अमेरिकन फेडरलिज्म क्यों बना, अमेरिका में जो फेडरलिज्म बना उसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो अमेरिका में क्या हुआ था भाई, एक सिर्फ लॉ लाया ब्रिटेन ने अमेरिका में जो उनकी कॉलोनी थी, और अमेरिकन कॉलोनी बहुत खुश थी क्योंकि ये सारे यूरोपियन ही अमेरिका में गए थे, तो ये बड़े खुश थे। ये जब ये लोग जाते आते थे इंग्लैंड तो बहुत अपना वो देखते थे कि अच्छा हम भी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट है। सारे यूरोपियन बहुत खुश रहते थे, वो नहीं चाहते थे ब्रिटेन से अलग होना। वो तो दिक्कत ये हुआ कि एक टैक्स लाया उन्होंने, वो उसको कहते हैं स्टैंप टैक्स, कि जो स्टैंप ड्यूटी होगी वो हम लगाएंगे। वो अपना ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस समय, वो अमेरिकन जो उनकी टेरिटरी थी उसमें थोड़ा अपना पावर कंसोलिडेट करना चाहते थे। अच्छा, ये जो स्टैंप टैक्स था इसका विरोध हुआ, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई आपके पास तो ऑलरेडी पावर है, हम आपको अपना सब कुछ मानते हैं, और इसमें क्यों आप इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो टैक्स कलेक्ट होता है उससे हमारे लोकल लोगों को बर्डन पड़ेगा। तो वो ब्रिटिश नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, इनको सबक सिखाओ। एक स्टैंप टैक्स की वजह से ये ब्रिटेन का जो अमेरिकन एम्पायर था टूट गया, क्योंकि फिर लोकल लोग लड़ गए उनसे। जो जॉर्ज वॉशिंगटन कभी ब्रिटेन को जा करके रश्क से देखता था, वो उनका दुश्मन बन गया। तो पॉइंट क्या है कि वो कभी ब्रिटेन से अलग नहीं होना चाहते थे। और ये जो यूरोपियन कॉलोनीज थी अमेरिका में, ये साथ में इसलिए आई कि उन्होंने कहा कि अब हम अपने घर इंग्लैंड तो जाएंगे नहीं वापस, हम सब एक तरह के लोग हैं, हमारी समस्याएं एक हैं, तो हम एक सिस्टम कॉर्पोरेट करते हैं जिसमें कि हमारी कुछ जो कॉमन समस्या है उसके लिए हम एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, उसको यूनियन गवर्नमेंट कहेंगे, और बाकी जो हमारे लोकल मैटर है वो हमारे पास रहेंगे एज यूजुअल। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, और ये 13 स्टेट्स ने मिलकर के तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले कन्फेडरेशन फिर फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कहना कि ये आइडिया सिर्फ यूरोपियंस को आया, और 16 महाजनपद के समय जो 16 महाजनपद थे जो सेम सिस्टम के थ्रू रहते थे कि भाई हम एक दूसरे के को यूनाइटेड मानते हैं, हमारी एक पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम है, हम एक सिस्टम का पार्ट हैं, हमारा गवर्नेंस का जो एरिया है, टेरिटोरियल एरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिस्टम वही है, उस हम अपनी यूनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कहना कि अमेरिका में ही शुरुआत हुई, 16 महाजनपद की कोई वैल्यू नहीं थी, वो फेडरलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, सारा ज्ञान यूरोप से आ रहा है पॉलिटिकल सिस्टम का। अच्छा, आप पढ़े 1905 में, मैं आपको एक और बात बताऊं, 1905 में जब मैसूर यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की खोज हुई, तो उस समय क्या हार्वर्ड और उसके जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा ये तो बकवास किताब है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे कि कोई आपकी किताब सुपीरियर हो सकती थी। क्या क्या बोलते थे वो आपको, यही बोलते थे ना कि अच्छा, जिस दिन इंडिया ने कोई ढंग की स्टील बना ली, ताजमहल जो ताज होटल देखते हैं मुंबई में, वो क्यों बना था, क्योंकि किसी ब्रिटिश ने कह दिया कि इंडियंस के पास तो आर्किटेक्चरल सेंस नहीं है, वो क्या बनाएंगे, तो ताजमहल का होटल बनाना पड़ा।
तो वो आपको यही चिढ़ाते रहे, आपके पास नहीं है, तुम गवर्नेंस नहीं कर सकते, तुम मेडिकल में नहीं आ सकते, तुम इंजीनियरिंग में नहीं आ सकते। आज क्या है, गूगल का सब बॉस इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट का बॉस इंडियन। अच्छा, वो आपको कहते थे गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आती है। आज ब्रिटेन में जो उनकी वो है होम मिनिस्टर, वो है भैया प्रीति पटेल। फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनाक, एंड ही इज डब टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये जब नमस्ते लंदन में गए थे, या ये मोदी जब लंदन में गए थे, तो वहां पे उस समय कैमरून प्राइम मिनिस्टर थे। कैमरून ने कहा बहुत वेरी सुन वी विल हैव इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या है, अब वही मतलब हमने 50 साल में ऐसा क्या सीख लिया कि हमको पॉलिटिकल गवर्नेंस आ गई, हमको फाइनेंस आ गया, हमको मैथमेटिक्स आ गई, हम दुनिया भर में छा गए। और वो, और भैया ये जो जो कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, जब अंग्रेज आए, तो हम कुछ नहीं जानते थे। ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा कौन सा आपने वो पढ़ा दिया इन लोगों को? एक्सेप्टेंस। Sir, this brings me to my next question. जो आपने colonization word use किया, सबसे पहले तो ये colonization word हमारे viewers के लिए define करना बहुत जरूरी है कि colonization होता क्या है। Second, जो misconception चल रहा है is that कि लोग कहते हैं Mughals were not the colonizers, the Britishers were primarily the colonizers. तो सर इन दो चीज पे आपका क्या टेक है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्रश्न, बहुत वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखो, कॉलोनाइजेशन की कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। इसकी डेफिनेशन दी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में, जो उन्होंने 77 आर्टिकल 77 रीड विद आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 2, जहां पे सेल्फ डिटर्मिनेशन की बातचीत की है। आर्टिकल 1 प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूनाइटेड नेशन में यह कहा गया कि भाई जो आप स्टेट्स हैं, उनका अपना जो रूलर है वो उनके बीच में से होना चाहिए, ठीक है ना। तो होस्ट स्टेट और एलियन स्टेट की उन्होंने, और एलियन रूलर की बातचीत की। तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन को डिफाइन किया सब्जुगेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम समवन हु इज नॉट बिलोंगिंग टू द सेम टेरिटरी। अच्छा, आपका खुद का राजा यदि क्रूअल है तो वो सब्जुगेशन नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। आपका खुद का राजा क्रूअल है, वो सारी चीजें कर रहा है जो आपका परदेसी राजा कर रहा है, मगर वो आपका सब्जुगेशन नहीं कर रहा, क्योंकि यूएन चार्टर में जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो कहा गया है सेल्फ डिटर्मिनेशन सिर्फ उनको मिलेगा जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, जो कि लीग ऑफ नेशन के दौर में जिनको मैंडेट टेरिटरीज कहा जाता था। जैसे पैलेस्टाइन था, जब ओटोमन एम्पायर टूटा, जो पैलेस्टाइन का पार्ट था, जिसका पैलेस्टाइन पार्ट था 1919 से पहले तक, जब वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर तो टूट हार गए, ओटोमन एम्पायर टूट गया। जब ओटोमन एम्पायर टूटा तो उसमें यूरोपियन स्टेट भी निकल गए और वेस्ट एशिया के स्टेट भी निकले। तो वेस्ट एशिया का स्टेट जो निकला, पैलेस्टाइन उसमें से एक निकला। तो पैलेस्टाइन का मैंडेट, यानी उसको रूल करने का, मैंडेट का मतलब उसको रूल करने का, गवर्न करने का, सुपरवाइज करने की जो पावर थी, वो दे दी गई ब्रिटेन को। जब यूएन चार्टर बना तो इसको ट्रस्टीशिप कहा गया, और इसको कहा गया ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई। और उसके अलावा कहा गया कि भाई एक जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स हैं वो देखभाल करेंगे उन स्टेट की जो अभी भी नॉन सेल्फ गवर्निंग है। इसी को आप कॉलोनीज कहते हैं। यूएन चार्टर में क्या वर्ड है? नॉन सेल्फ गवर्निंग, ठीक है ना। और हम इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? कॉलोनी, ठीक। अब जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज है, इसको लीग ऑफ नेशन में अलग अलग नाम से बोला गया, डोमिनियन और कॉलोनीज के नाम से बनाया गया। जैसे आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं, लीग ऑफ नेशन जो ट्रीटी है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसको इंडिया ने भी साइन किया और ब्रिटेन ने भी साइन किया। अब अगर ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया, तो लीग ऑफ नेशन की ब्रिटेन साइन कर देता, इंडिया पार्ट हो जाता उसका। लेकिन इंडिया के रिप्रेजेंट करने के लिए उस समय मेरे ख्याल से कोई पंजाब के, या अब मुझे याद नहीं आ रहा है, या राजस्थान के कोई दो रूलर गए थे उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करने, उन्होंने साइन किया। और ब्रिटेन की टेरिटरी, ब्रिटेन के जो आए थे, किसी ने ब्रिटेन इंडिया को साइन ब्रिटिश ने नहीं किया। अच्छा, अब 1945 में आप देखें जब यूएन चार्टर बना, यूएन चार्टर में जब आप देखें आर्टिकल 4 में जो मेंबरशिप की व्यवस्था है, उसमें उन्होंने मेंबरशिप कहा है सिर्फ स्टेट्स को मिलेगी, सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज को। अब वो कॉलोनी वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं यूएन चार्टर में, अनलाइक द लीग ऑफ नेशन, कॉलोनी वर्ड यूज इन, वहां वर्ड हो रहा है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज और सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज वो इंडिया को मान रहे थे, इंडिया को सॉवरेन मान रहे थे, क्योंकि इंडिया ओरिजिनल मेंबर बना। क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ ट्रीटी में ट्रीटी वही साइन कर सकता है जो सॉवरेन स्टेट हो, यूएन चार्टर ट्रीटी थी।
है, उसको इंडिया ने साइन किया 1945 में। आपको आजादी, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947 में। कैसे कर लिया आपने? तो कॉलोनी को समझना पड़ेगा, कॉलोनी है क्या। सबसे पहली बात, कॉलोनी का मतलब नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। अब नॉन सेल्फ गवर्निंग कब होते हैं? जब अब आपका रूलर अगर बदमाश है, चोर है, हठ धर्मी है, तो आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिलेगा। वो आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन इंटरनल फॉर्म में भले मिल सकता है कि अपने राजा को रिवॉल्यूशन के थ्रू हटा दीजिए, या अगर अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन के थ्रू हटा दीजिए। लेकिन आपका राजा क्रूएल है तो यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ना। यूएन चार्टर में उसकी कोई व्यवस्था। आपको कॉलोनी बनने का मतलब था यूएन चार्टर के, जो यूएन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन आई अंडर आर्टिकल 77 या 73 है, मेरे ख्याल 73 है, उसमें यह कहा गया कि नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी की 4 उन्होंने क्राइटेरिया। नंबर 1, होस्ट टेरिटरी और जो रूलिंग पावर है उनके बीच में कोई कल्चरल, लिंगुअल और हिस्टोरिकल सिमिलैरिटी नहीं। कल्चरल, लिंगुअल और हिस्टोरिकल सिमिलैरिटी नहीं है, लोग सबजुगेटेड हैं। ठीक, अब आप बताइए मुगलों का क्या कल्चरल, लिंगुअल और सिमिलैरिटी था भैया इंडिया के साथ? जजिया टैक्स लगाया, लोग सबजुगेटेड नहीं हुए? क्या मुगल इंडिया के पार्ट से आए हुए थे? और इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट, जो मैं कहता हूं कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब परपेचुअल एंटिटाइजेशन। कॉर्पोरेशन सोल कंपनी को एंटिटीज को कहते हैं जो कि अथॉरिटी होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन सोल है, कॉर्पोरेशन सोल है। उसका जो सील है वो प्राइम मिनिस्टर मरेंगे, आएंगे, जाएंगे, लेकिन वो सील प्राइम मिनिस्टर रहेगा हमेशा। इसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरेटाइजेशन। ठीक है ना? कॉर्पोरेटाइजेशन एग्रीगेट जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनमें कि तुम बिजनेस करते हो, और जो उसके कॉर्पोरेट लॉ के वो पॉइंट है। तो 2 कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट है। स्टेट इज अ कॉर्पोरेशन सोल। जब तुम एक सील बना दे तो इसका मतलब परपेचुइटी, यानी कि अब इंडिया कभी खत्म नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ये कि ये इंडियन सील कब बना, किसने इसको परपेचुअल एंटिटी बनाया? जैसे जब तुम कंपनी बनाते हो, इन्फोसिस बनाया तो उन्होंने, क्या नाम है उनका, जो है सुधा कृष्णमूर्ति जी के हस्बैंड, उन्होंने बनाया। लेकिन आज वो इन्फोसिस का पार्ट नहीं है। अब इन्फोसिस का डायरेक्टर कोई और है, और कोई ना तो उसमें नंदन नीलकेनी है ना कोई और है। इन्फोसिस अब एक कंपनी है। अब इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और इसको रूलर्स हैं आएंगे हो जाएंगे, मगर इन्फोसिस एक एंटिटी रहेगी। उसी तरीके से देशों का कॉर्पोरेटाइजेशन, परपेचुअल एंटिटी बन जाना। भारत की परपेचुअल एंटिटी अंग्रेजों ने नहीं बनाई, क्योंकि अगर वो बना रहे होते तो लीग ऑफ नेशन में भी वही ट्रीटी साइन करते, 1945 के यूएन चार्टर में भी वही ट्रीटी साइन करते। अच्छा, अब आपको एक और बात बताएं कि जब एक तो हुआ कि आपका होस्ट जो है और जो रूलर है उनके बीच में कल्चरल सिमिलरिटी नहीं, लिंगुअल सिमिलरिटी नहीं, और हिस्टोरिकल सिमिलरिटी। दे आर टेरिटोरियल लैंग्वेज। अब मुगल कौन सी भाषा? संस्कृत बोलते थे, पाली बोलते थे, क्या बोलते थे? अपनी भाषा बोलते थे। कल्चरल, उनका इंडिया का कल्चर था, वो तो इंडिया के कल्चर को तोड़ फोड़ रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। आप तो फरमान पढ़ लें जो इन्होंने इशू किए थे, क्या नाम है, औरंगजेब ने, और भी कई अलग अलग, अकबर ने कहा था मंदिरों को तोड़ो, लोगों को मारो, वो सब इन लोगों ने किया। तो आप कैसे बन गए हमारे यहाँ के? यानी कि हम सबजुगेशन को अगर हम बना लें एसिमिलेशन, the very day the subjugation becomes the another definition or synonym of assimilation, then Mughals become the Indian. अच्छा, मैंने सुना नसरुद्दीन शाह जी ने कहा कि मुगल्स वर रिफ्यूजी इन इंडिया। अरे भैया, रिफ्यूजी के लिए परसिक्यूशन की जरूरत है, और रिफ्यूजी को वापस जाना पड़ता है। रिफ्यूजी डजंट बिकम द पार्ट, इफ यू हैव अ रिफ्यूजी स्टेटस यू डोंट बिकम द सिटीजन unless until the state grants you that status. Refugee status का मिलने का मतलब है you have to be repatriated. If you hold a refugee card, it means you have to be repatriated. आपको अपने देश वापस जाना होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये कौन सा परसिक्यूशन उनके देश में हो रहा था कि वो यहाँ आ गए? वो तो राजा बनने के लिए आए, और अगर आ भी गए, चलिए परसिक्यूशन हो भी रहा होगा। परसिक्यूशन का मतलब क्या है कि आपको आपके बिलीफ की वजह से मारा जाए। पॉलिटिकल राइवलरी और पर्सनल राइवलरी को परसिक्यूशन नहीं कहेंगे। परसिक्यूशन और कन्फ्रंटेशन ऑफ पावर इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना? तो दशरथ, यानी कि अगर परसिक्यूशन आप कहेंगे तो जो कई थी, जब उन्होंने कहा कि भरत को दे दीजिए अपना राजवंश, राम को बोलिए वो चले जाए वनवास, तो परसिक्यूशन नहीं हो गया था भगवान राम। वो परसिक्यूशन नहीं था, ना ही भरत और राम के बीच में। अगर मान लो भरत कहते हैं हाँ हाँ ये मेरा है, हम लेते हैं, जैसे आप देख लें दुर्योधन और अर्जुन के बीच में जो हुआ वो परसिक्यूशन नहीं था जो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ।
वो कन्फ्रंटेशन ऑफ पावर थी, उनको सहना पड़ा बहुत सी चीजें। तो पॉइंट क्या है कि कॉलोनी का सिस्टम ये था कि गवर्नमेंटल सिस्टम को, जो लोग गवर्नमेंटल सिस्टम में थे वो लोकल कल्चर के नहीं थे, लोकल सिस्टम के नहीं थे, लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते थे, लोकल हिस्ट्री से रिलेट नहीं करते थे, लोकल जो उनकी ट्रेडिशन, मॉरल वैल्यूज, वर्चूज, किसी से वो रिलेट नहीं करते थे, उसको कहा गया ये जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है, पढ़ लें। तो अब रही बात कि भैया अंग्रेज भी उसी तरीके से आए, लड़ करके मुगल भी उसी तरीके से आए, अंग्रेज को आप कह रहे हो कॉलोनी। मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि उस समय कोई ऐसा लॉ नहीं था कि आप किसी देश पे आक्रमण नहीं करेंगे, ये कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं था, नहीं लोकल लॉ था। इंडिया भी फ्री था, वो भी चाहता तो कोई और देश की टेरिटरी जीत के अपने में मिला सकता था, इंडियंस नहीं गए, उनकी गलती है। बल्कि अंकोर वाट में एक दो गए भी थे, कंबोडिया में जीते भी थे, राजेंद्र चोला जो साउथ के राजा थे उन्होंने जीता भी था। ये मैं वैलिड दे देता हूँ कि वो लोग कोई गलत तरीके से नहीं आए, उस समय वो लेजिटिमेट तरीका था। और इंडिया जो था वो तो सिकंदर के समय से अपने आप को प्रोटेक्ट करा था, क्योंकि विष्णु पुराण में तो इंडिया की डेफिनेशन दे दी गई थी, हिमालय और ये जो है कि हिमालय के साउथ में और सीज के नॉर्थ में जो लैंड मास है वो इंडिया है, और यहाँ रहने वाले भारतीय हैं, यही कहा गया। तो पॉइंट ये है कि आप कॉलोनी का मतलब ये चीजें हो गई व्हेन द रूलर इज हैविंग नो सिमिलैरिटी, मॉरल, लीगल, कल्चरल, लिंगुअल, कोई भी वो नहीं है, तो वो भैया और सब्जुगेशन है। और क्या है? सब्जुगेशन है। तो आपने जिजिया टैक्स लगाया, लोकल बिलीफ्स को मारा, लोकल रूलर्स को उनके रूलर से हटा दिया, ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से वो नहीं खिला देंगे। अब एक मैं लास्ट बात कह के रखता हूँ, ये भी जान लीजिए, अंग्रेजों ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिक्स का, ये उनको भी नहीं पता था गवर्नमेंट क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज जब यहाँ आए तो उनको कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल नॉलेज था कि ये गवर्नमेंटल सिस्टम जाके पुट करेंगे, इंडिया पर रूल कर लेंगे। वो भी भैया टेस्ट एंड ट्राई कर रहे थे। क्योंकि अब आप अंग्रेज की हिस्ट्री देखें, 1122 में या 1144 में, जिसको कहते हैं आपका ह्यूमन राइट्स का लोग कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मैं भूल रहा हूँ, मैग्ना कार्टा, सॉरी मैग्ना कार्टा। क्या था मैग्ना कार्टा में? होता ये था कि क्वीन या जो पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म जिसके अगेंस्ट में लॉक ने लिखा, पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म हुआ करता था, रानी या राजा के पास सारे पावर हुआ करते थे, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सारे पावर। उसमें लोगों का कोई से नहीं होता था, वो लॉ उनके लिए बनता था, उनको मानना पड़ता था, वो लॉ उनको चाहिए नहीं चाहिए उसकी जानकारी क्या है, राजा के जो मन में आ रहा है वो उनको बन रहा है, जो उनका चाटुकार है वो सलाहकार बन गया, जो नहीं चाटुकार बन पाया वो उनका वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो वो अजीब अजीब से लॉ बनवाता था जो कि जनता के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते थे। तो फिर जनता ने कहा कि भैया हमारी राइट को रिकॉग्नाइज करो, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने दो, ताकि उनसे सलाह मशवरा करके हमारे बारे में डिसाइड करो भाई। तो जो रिप्रेजेंटेटिव गए, ये वहां पे पहुंच तो गए जनता के द्वारा चुन करके, मगर उनको पता चला कि भाई ये तो नाम खाली आके मुंह देखते हैं, ताली बजाते हैं, जो करना होता है वो राजा को करना पड़ता है। तो ये पहला जो था ना, जब रिप्रेजेंटेटिव आए, क्यों इतनी तो मिल गई, कम से कम बात कहने की तो आपको पावर मिल गई, पहले तो बात भी नहीं सुनी जाती। तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आया इंग्लैंड में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, यहां से शुरू हुई रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में। उसके बाद क्या हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लड़ने लगे, उन्होंने कहा अरे यार ये क्या है यार, हमको लोग चुन के भेजते हैं, हमको लोग गालियां देते हैं, हमको गालियां खानी पड़ती हैं, और हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं, क्योंकि हम जो कहते हैं वो आप सुनते नहीं हो। अब सारे एमपी एमएलए चले जाएं और मोदी जो चाहे वो करें, अपने मन से जो लॉ बनाए और न कराए, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लोग उनको करिए आएंगे कि तुम हमारी बात तक नहीं करे, तुम तो कुछ नहीं कर पाए हमारे लिए, बेकार हो। तो लोग लड़ना शुरू किए क्वीन से। तो क्वीन धीरे 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 पावर अपना, या किंग जो था वो अपना पावर रेलिंक्विश करना शुरू किया। ये धीरे धीरे इरोड होते 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 300-400 साल में जो ये पार्लियामेंट बना इंग्लैंड का, भाई कस्टम, यही वो कस्टम कह रहे हैं, इसी को देखो, वो कस्टम कह रहे हैं, ये डिमांड और ये जो खींचतान चल रही है, यही कस्टम आपके यहाँ भी था। आप अपने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को आप कहते हो इंडिया की शुरुआत ही 1950 से हुई भाई, और इंडिया के लोग पहले एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, नॉट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूटिंग, वी आर नॉट क्रिएटिंग इंडिया, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। We are, क्या लिखता है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a, ये नहीं लिखता कि we the people of India solemnly resolved here to constitute India, no, आप समझ रहे हैं। सो ये अब आप ये देखें, जब उनके साथ ये हो रहा था अंग्रेजों के साथ, उनको भी कोई गवर्नमेंटल सिस्टम नहीं पता था। अब जब वो यहां आए तो उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिश टेरिटरी 1857 में मिल गई इनको, तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाया,
गवर्नर जनरल इन काउंसिल सारे डिसीजन लेता था ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी की, वही चीज हुआ और उसका सारा पावर ब्रिटिश के पार्लियामेंट के पास होता था। तो यहाँ के लोग कहे कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें तो हमको रिप्रेजेंटेशन तो दो, हमको बुलाओ, कम से कम काउंसिल का मेंबर बनाओ। तो भैया 12 काउंसिल में से 4 इंडियन को दे दिया। लेकिन वो कहते भाई हम तो काउंसिल में, हमारे पास पावर कुछ नहीं है, थोड़ी पावर दे दी गई। फिर पावर से धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 बढ़ा, फिर 1919 बढ़ा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बन गया, जिसमें इलेक्शन, इंपीरियल काउंसिल, इन सब की व्यवस्था आने लगी। तो यही जो चीज उनके साथ हुआ वो यहाँ पे वो रिप्लाई कर, उनके पास कोई गवर्नमेंटल मॉडल नहीं था जो ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन हम लेके आ रहे हैं और ये तुमको देंगे और तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां आ जाएंगी, पॉलिटिकल लिबरेशन हो जाएगा कि तुमको सोचना ही नहीं है। अंग्रेजों ने कितना जुल्म नहीं ढाया। उन्होंने जो इकोनॉमिक, आप ये सोच लें कि जो चर्चिल थे उन्होंने एक बार ये कहा जब वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ कि ये जो भारत से वो सारी की सारी रिसोर्सेज हुआ यूरोप मंगवाने लगे, तो भारत में बंगाल फेमिन में लोग मर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द लाइफ ऑफ अ यूरोपियन एंड इंडियन फर्स्ट, इट इज द यूरोपियन लाइफ दैट मैटर्स। ये उनका पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है। आप ये भी सुने, जब 1919 में ये बन गया, क्या कहते हैं उसको, ब्रिटेन में, यूरोप में जब शुरू हुआ कि भाई नेशनलिटी के आधार पे फ्रीडम स्टेटहुड दे दिया जाए, तो इंडिया के लोग और एशिया के लोग भी मांगने लगे कि हमें भी दे दो। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन सिर्फ यूरोप के लिए है, बाकी यूरोप के लोग आपस में तो अपनी सॉवरेनिटी, अपने नेशनलिटी और अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ले लेंगे, लेकिन बाहर जो हमारी यूरोपियन पोजीशन है वो हम वैसे ही रखेंगे। वो उनको ये नहीं मिलेगा कि वो अपना रूल खुद से करें। अपने रूल करने का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आप अपने मन से डिप्लॉय करें। क्योंकि आप 1945 तक के जरा लॉ पढ़िए, अंग्रेजों ने ऐसा लॉ बनाया था कि इंडिया को मार्केट में तब्दील कर दिया था। जहां से कच्चा सामान सस्ते में ले जाओ, वहां पे उसको बनाओ, फिर वो कच्चा सामान सस्ते में यहाँ ले आओ, यहाँ पे बेच दो, प्रॉफिट बेच दो बाहर। तो लोकल कंपटीशन ही नहीं रहा। इंडिया जो 16वीं शताब्दी तक, और उसके आपको मैं बताऊं कि एक ओईसीडी ने एक स्टडी कंडक्ट कराई थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2000 साल की, क्योंकि उन्होंने ईसा के जन्म से शुरू किया, तो ईसा का जन्म 0 ईयर से लेकर के 2010 तक या 2000 तक का वो उन्होंने किया, 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री बना। ओईसीडी के वेबसाइट पे जाके आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड जीडीपी की हिस्ट्री जो है, अगर 2000 साल की ट्रेस की जाए, उसका 50% हमेशा इंडिया और चाइना कॉन्स्टिट्यूट करता रहा। तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम हमें क्या देके गया? आप तो मुश्किल से भाई 1857 में आप आए, 1947 में निकल लिए। उसके पहले तो आप खाली लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे थे, कुछ तो आप कर नहीं रहे थे। कोई आपका प्रोडक्शन सेंटर नहीं था, कुछ नहीं बनाते थे आप, तो आपने तो इंडिया को कुछ नहीं दिया। तो मुश्किल से 90 साल आपका राज चला। और ये मुगलों ने क्या किया? इन्होंने कौन सा भाई फैक्ट्री लगा दी और ये लगा दी और हमारे आर्टिसन बना दिए सारे, ये हम्पी के और ये सब जो शिल्प कला है, वो शिल्प कला तो आप देख लीजिए कहीं नहीं मिलती आपको। पॉइंट ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई सब ठीक है, आप लोग भी सब लोग ग्रेट है, लेकिन हमको ये कह देना कि हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। हमको या तो मुगल सिखा के गए या तो अंग्रेज सिखा के गए, वरना हम तो भैया वो थे जंगलों में रहने वाले, पेड़ों पे रह के चीखते चिल्लाते थे। अरे नहीं भैया, 1905 में जब वो मिली, क्या नाम है, अर्थशास्त्र मैसूर के लाइब्रेरी में, लोगों की आंखें खुल गई कि ये 2500 साल पहले किसी ने पॉलिटिकल साइंस में किताब लिख रखी है। वो बता रहा है कि राजा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसमें, आप जाके देखिए। उतना टैक्स लीजिए जितना कि आप उसको प्रजा को नुकसान ना हो, आपकी सारी रिस्पॉन्स, आपकी वैलिडिटी, लेजिटिमेसी प्रजा की खुशी से आती है, ये सब लिखा जा रहा है। और आप हमें सिखा रहे हो कि हमको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं था। भाई साहब, तो यही है कॉलोनी। सर एक मेरा आखिरी सवाल है, जो आपने एक टेरिटरी के अंदर एक इंडियन होने का कॉन्सेप्ट बताया, सो उसकी जो पावर डिराइव होती है वो आपने बोला कि ये सारी कस्टम से होती है, उसकी प्रैक्टिसेस से होती है, और जो बाहर से इंसान आ रहा है उसको वहाँ के कस्टम और प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए, तब वो उस देश का माना जाएगा। करेक्ट? सो अगर आज कोई बंदा जाता है, फॉर सपोज जर्मनी में गया कोई, और वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस उसने अपना लिए, तो क्या वो फिर माना जाएगा कि हाँ वो जर्मन का है, हाँ बिल्कुल अकॉर्डिंग माना टू दिस जाएगा ना, एनालिसिस? बिल्कुल माना जाएगा ना। देखो मैंने तुमको ऐसा भी, हालांकि इतना आसान नहीं है, जैसे पता नहीं, भारत के बहुत कम लोगों को पता है, यूरोप में एक ट्राइब मिलता है रोमा, ठीक है, उसको जिप्सी भी कहते हैं।
भारत के लोग हैं ये, 1500-1000 साल पहले आपको ये राजस्थान से निकल के कहीं पहुंच गए कैसे कैसे करके यूरोप में। आज तक यूरोप में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो देखो तो रोमा के बारे में, कुत्ते बिल्ली की तरह रखते हैं वो लोग, प्रॉब्लम है वो। और जर्मन ने 19 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिप्सी को मारा, लोगों को खुद ही नहीं पता, हमारे आपके जो ब्लड के लोग हैं उनको मार दिया क्योंकि उनको यूरोप पे बोझ मानते थे। इतना आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं होता। और एक बात ये भी याद रखो, जब कोई कम्युनिटी हर्ड एक ग्रुप में जाती है ना तो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा वो रखती है। जैसे पारसी हैं, कितने साल पहले आए लेकिन आज भी अपने आप को पारसी कहते हैं। जूस कितने साल पहले आए लेकिन वो जूस प्रैक्टिसेस उन्होंने नहीं छोड़ी, लोकल ट्रेडिशन में असिमिलेट होगा लेकिन वो अपने आप को जूस कहते रहे। तो ये कह देना कि लोग आए और अपनी आइडेंटिटी भूल गए, भाई इवन जो आप अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अफगान मीन्स आपका ये उज्बेक, पश्तो, और एक वर्ड है पता है क्या, गुर्जर। गुर्जर और अफगान। तो क्यों है गुर्जर भाई? वो पश्तो क्यों नहीं बन गया, वो उज्बेक क्यों नहीं बन गया, वो तजाक क्यों नहीं बन गया? क्योंकि ये सारी जो नेशनलिटीज हैं वो डिफाइंड है उसमें, ये सब अफगान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आप अफगानिस्तान पढ़ के देखिए, गुर्जर को कह रहे हैं, जो अफगानिस्तान में रह रहा है गुर्जर वो अफगान है। तो इसका क्या मतलब है? वो अफगान तो बन गया लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ा। इंडिया में कई लोग बाहर से आए, पारसी आए, बहुत लोग आए, लेकिन उन्होंने अपनी, जैसे जूस हैं, कभी नहीं भूले कि वो जूस है। उन्होंने अपने सिनेगॉग बनाए, अपनी कल्चर, जब आप ग्रुप में आते हैं ना तो अपनी लोकल प्रैक्टिस लेके आते हैं। यही बात से मैं कह रहा था कि आप इंडिया में देखिए, लोग जो प्रैक्टिसेस हैं, शादी की प्रैक्टिस एकदम कॉमन है, ऊपर से लेके नीचे तक वही 7 फेरे, वही ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब जो होता है वही है भैया। वही साड़ी, वही धोती, वही वेष्टी, वही ब्राह्मण, वही नॉन ब्राह्मण, वही जात, वही पात। तो ये अगर इसमें से कोई बाहर से आया होता, मान लीजिए हम लोग नॉर्थ से बाहर से आए होते ना, तो हम अपनी कस्टम और प्रैक्टिस वहां के अभी तक बचा के रखते, चाहे वो हजारों साल हो जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, रोमा 1500 साल हो गए, अभी भी अपनी अपने आप को वो उन्नत, उनका रंग वो व्हाइट नहीं हो गए, वो ब्लू आइज नहीं हो गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर तो भैया यूरोप की तरह नहीं है, लेकिन वहां के जो अभी भी व्हाइट हैं वो व्हाइट ही पैदा होते हैं, ब्लू आइज ही पैदा होते हैं। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आज बाहर से लोग आए हैं, बिल्कुल आए हैं, इसमें मुगल भी होंगे, अफगान भी होंगे, लोग आए हैं, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखते हैं। आप अफगान कॉलोनी में चले जाए, बोलता है भैया पश्तो हैं, हमारे बाप दादा आए थे। जैसे मेरा स्टूडेंट है अर्जुन, वो बोलता है सर हमारे बाप दादा पेशावर से कभी इंडिया आए। तो आप अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखते हैं। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ, जो लोग अपने आप को इंडियन कहलाए, कौन वो थे? क्योंकि यही इंडियन लोगों ने ये पावर दी कि आपको संविधान बनाओ। ये इंस्टीट्यूशन का संविधान थोड़े है भाई, संविधान कोई लॉ थोड़े बनाता है, संविधान तो लॉ बनाने का मैकेनिज्म बनाता है। और जो भी लॉज हैं आपके, वो तो सारे जो जो पुराने लॉ थे वो उसको एक्सेप्ट कर लिए संविधान ने। तो भाई आप आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लें, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है ना, क्यों कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स आर वैलिड। यानी जितने एंशिएंट लॉज हैं सब वैलिड हो गए। तो ये उन एंशिएंट लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने थोड़े बनाया, वो पहले से प्री एग्जिस्ट करते थे भैया। तो ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है, नहीं भैया, अभी जो मॉडर्न जरूरत है उसमें लॉ बनाता है अपना। बट ये कि लॉ की बनाने की शुरुआत ही इंडिया से हुई, इसके पहले लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता था। अरे ये कैसे हुआ भाई? आपका हिंदू मैरिजेस एक्ट का सेक्शन 5 कहता है भाई हिंदू शादी की वैलिड, या सेक्शन 7 कहता है कि सप्तपदी है वही वैलिड तरीका है। तो ये सप्तपदी कहां से आ गई? ये कैसे आ गया पार्लियामेंट्री लॉज में? बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई भारत का, जैसे ब्रिटेन का कस्टम कन्वेंशन है, भारत का भी एक एंशिएंट कस्टम एंड कन्वेंशन है। अब धीरे धीरे ब्रिटेन भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन या इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट आ गया, ये प्रिवी काउंसिल का रिमूवल एक्ट हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो चेंजेस ला रहे हैं, इस टाइप से पार्लियामेंट जिसको कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक आपका जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डजंट क्रिएट एंटिटी एब इनिशियो। ये कोई पहली बार चीज नहीं बना रही है जैसे अमेरिका बना, ये कंटिन्यूएंस का एक फॉर्म है। आप समझ रहे हैं? जब तक आप लिखेंगे इंडिया दैट इज भारत शैल बी, जैसे पाकिस्तान कंटिन्यूएंस नहीं है। पाकिस्तान नहीं कहता कि पाकिस्तान दैट इज एंशिएंट भारत, वो नहीं कहता ये बात, ना ही बांग्लादेश कहता है। लेकिन आप कहते हो। और हमारी खास बात क्या है? हम तो भाई हम ये भी सुनते हैं, इंडिया की खास बात है कि ये एक वन ऑफ दोज रेयर सिविलाइजेशन विच आर कंटिन्यू। दोनों चीजें बढ़ाते हैं हमें।
अगर हम कंटिन्यूड सिविलाइजेशन, यही हमारी वैलिडिटी है, यही हमारी खास बात है कि सदियों रहा है दुश्मन हमारा, पर हमारा नामो निशान नहीं मिटता, बुलाना बुलाना। तो भाई जब आप कंटिन्यूटी में आ रहे हो तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन 1950 आपको कैसे बना रहा है? ये भी उस कंटिन्यूटी का एक पार्ट है, वो नया इंस्टीट्यूशन दे रहा है आपको। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो, आप तो समझते हो क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में भाई। देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड हैव दिस क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट हैव दिस क्वालिफिकेशन, देयर शैल बी स्पीकर, स्पीकर विल हैव दिस पावर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव दिस पावर, प्रिविलेजेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और क्या दिया भैया? आर्टिकल 245 से लेकर के 254 तक, ओके, देयर विल बी अ लिस्ट, दिस लिस्ट विल बी, यूनियन पार्लियामेंट विल मेक द लॉज, स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक द लॉज, कंकरेंट में दोनों मिलकर बनाएंगे, उनके में रिकॉग्निशन हो जाए तो कैसे प्रिवेल करेगा। आर्टिकल 245 हो गया, क्या है भाई कि पूरे इंडिया के लिए और इंडिया के बाहर के एप्लीकेशन के लिए जो है वो लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, स्टेट खाली अपनी अपनी टेरिटरी के लिए लॉ बनाएंगे। यही सब तो है, इसमें लॉ कहां बना? जो डे टू डे लॉ है, आपकी हमारी शादी में वैदिक मंत्रोच्चार से करके वो शादी वैलिड होगी, ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? भाई इंडिया दैट इज भारत का मतलब, ये भारत कहां से आ गया? आप बाइबल में पढ़े, भारत के बारे में लिखा हुआ एंशिएंट बाइबल, उसको होदू कहते हैं, होदू। आप ग्रीक की किताबें पढ़ें, वो भी लिखते हैं, एंशिएंट ग्रीक्स वो भी लिखते हैं, उसको इंडिस कहते हैं। हमारे आपके बाप दादा ने क्या कहा? जैसे आपको पता है जर्मनी के 3 नाम है। एक फ्रेंच जर्मनी को कहता है अल्मान, क्या कहता है? अल्मान। और हम लोग कहते हैं, इंग्लिश जो जानते हैं वो जर्मन कहते हैं, और अगर हम लोग संस्कृत में यवनी और कुछ कहते होंगे। और जो जर्मन है वो खुद को डॉइचलैंड कह रहे हैं। वो दो जर्मन आपस में जब मिलते हैं, जब जर्मन में बात करते हैं तो नहीं कहते इश बिन जर्मन, दे से इश बिन डॉइच, डॉइच। तो भैया 3 नाम हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी लोकल आइडेंटिटी नहीं है। जो फ्रांस जो बता रहा है वही आइडेंटिटी, अल्मान्य है ये। जैसे नीदरलैंड में फ्रेंच को, नीदरलैंड को पैबा कहते हैं, इंडिया को आंड कहते हैं, पूरे यूरोप में उसका यही नाम है, आंड, इंडियन, यही सब कहते हैं। ये ग्रीक्स ने दिया नाम आपको। आपके लोगों ने ये नहीं कहा कि आपका नाम सिंधु है, आपका नाम आपके लोगों ने जम्बूद्वीप, आर्यवर्त और भारत दिया। आप पढ़े अपनी एंशिएंट किताबें। So that is what Right, sir. So I think everyone should have a clarity about the topic of the session today. Rest, if you have any doubts, you can comment below on the video and we'll try to resolve it. And for more videos, you can check out the channel. We have some amazing videos on constitution, on sovereignty, and basic concepts that you will get to know through this channel. Thank yes. you everyone for joining us. And Signing off. do ask your questions। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कीजिए, हम लोग के कमेंट बॉक्स में हम लोग उसका जवाब देंगे। और अगर कोशिश करेंगे कि हम और आयुष एक लाइव सेशन भी करें, आपके क्वेश्चंस को हम उसमें ले सकें। तो ठीक है, Definitely. नमस्ते। Thank you so much. नमस्ते, Thank बाय। you.